बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिकली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको दो जो है मेजर कैटेगरीज के अंदर जो है वो हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो मेजर कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सिंगल पर्सन जो है जो कंप्यूटर को ऊपर उसको यूज करता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम that is used by a single user is known as single user ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही यूजर इस्तेमाल करता है एक ही वक्त में, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके मुख्तलिफ जो है यानी क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह है कि ये अलाउ करता है एक सिंगल यूजर को, यानी वो कंप्यूटर के अंदर जो है एक सिंगल यूजर जो है वो लॉग इन हो सकता है और कंप्यूटर को क्या कर सकता है, यूज करता है। नंबर 1, इट अलाउस सिंगल यूजर टू लॉग इन कंप्यूटर टू यूज इट। यानी एक सिंगल यूजर जो है वो लॉग इन होता है और वो इसको यूज करता है। और इसके अलावा ये अपने जो रिसोर्सेज हैं, यानी मेमोरी है इसके अंदर, जो इसके डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू वगैरह है, ये दूसरे कंप्यूटर दूसरे यूजर्स हैं उनके साथ शेयर नहीं करता। नंबर 2, डज नॉट शेयर इट रिसोर्सेज टू अदर यूजर्स। यानी दूसरे यूजर्स के साथ ये अपने रिसोर्सेज शेयर नहीं करता, जिसमें सीपीयू है, मेमोरी है, आपके डिवाइसेस वगैरह हो गए। और ये किस में यूज किया जाता है, इट इज यूज इन माइक्रो कंप्यूटर। जिसको हम पीसीबी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जो हम अपने होम्स वगैरह के अंदर हम यूज करते हैं, उनके अंदर ये यूज होते हैं। इसके अलावा और इसके अंदर जो है जो एक यूजर है वो एक ही वक्त में बहुत से प्रोग्राम जो है वो क्या कर सकता है, इसके अंदर ओपन कर सकता है, फिर उनको यूज कर सकता है। नंबर 4, user can open many programs at the same time। यानी एक वक्त के अंदर
बहुत से जो है वो प्रोग्राम जो है वो यूज करता है, इसके अंदर ओपन करता है, और इन प्रोग्राम्स के दौरान बड़ी आसानी से वो स्विचिंग कर सकता है। यानी एक प्रोग्राम अगर उसके अंदर काफी सारे प्रोग्राम ओपन हुए हैं तो वो आसानी से एक प्रोग्राम से यानी दूसरे प्रोग्राम में अगर स्विच करना चाहता है तो नीचे टास्क बार के अंदर ये मौजूद होते हैं, तो वहां से जाकर ये अपने प्रोग्राम्स के दरमियान स्विचिंग कर सकता है। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी, एंड कॉस्ट लेस, यानी मेमोरी भी इसके अंदर जिसको कम चाहिए होती है और इसकी कीमत भी जो है वो क्या होती है, कम होती है। ये भी इसकी जो है वो एक प्रॉपर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। अब इसको इसके लिए जो आप सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल करते हैं उसके एग्जांपल में है आप जो विंडोज इस्तेमाल करते हैं, यानी आपका डॉस हो गया, विंडोज एक्सपी, विस्टा, इसके अलावा 7 एटसेट्रा, ये सब जो है आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम अपने माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर जिनको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में बहुत से यूजर्स को अलाउ करता है कि वो यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज many users at the same time to use computer is known as multi-user operating सिस्टम, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही वक्त में बहुत से यूजर जो है वो कंप्यूटर के अंदर लॉग इन होके कंप्यूटर का जो है वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, it allows many users to log in the computer। ठीक है, एक वक्त में बहुत से जो है वो यूजर जो है वो क्या कर सकते हैं, लॉग इन हो सकते हैं। एक सिंगल बिग कंप्यूटर के ऊपर जो है बहुत से यूजर जो है वो क्या हो सकते हैं, लॉग इन हो सकते हैं। आप इसको यूं लिख सकते हैं, इन द सिंगल बिग कंप्यूटर। ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा जो है इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये प्रॉपर्टीज में आती है कि आप इसके जो रिसोर्सेज हैं, यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि जो कंप्यूटर यूजर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर यूजर्स के साथ किसी भी नेटवर्क के ऊपर। इट शेयर्स resources to the other users of computer over a network। ये भी इसकी जो है एक प्रॉपर्टी है इसकी। और इसके अलावा क्या है कि ये आपके मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर यूज किए जाते हैं।
It is used in mini computers and mainframe computers. इसके अलावा जो है कि यूजर जो है वो दूसरों के साथ जो है अपनी फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं. यूजर्स कैन कम्युनिकेट other users and share files. अपना डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल्स जो है वो दूसरे यूजर्स के साथ वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. इसके अंदर एक पर्सन होता है, इससे प्रीवियस के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, जो जिसका क्या काम है कि वो क्रिएट करता है डिफरेंट जो है वो यूजर्स, उनके यूजर नेम्स और पासवर्ड, ताकि वो इस कंप्यूटर के ऊपर जो बहुत से जो है यूजर जो है वो लॉग इन होकर अपने डाटा और रिसोर्सेज को जो है वो क्या कर सके, शेयर कर सके. यानी इसके अंदर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है. एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये यूजर्स क्रिएट करता है, उनके जो है लॉग इन और उनके यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, ताकि जो है वो इसमें लॉग इन होकर अपने रिसोर्सेज को क्या कर सके, शेयर कर सके. और इसके अलावा जिस तरह है, क्योंकि ये मेनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर यूज किए जाते हैं, तो इसके लिए जो है वो आपको पावरफुल सीपीयू की जरूरत होती है. इट रिक्वायर्स powerful CPU and large memory and they are expensive as compared to single user operating system. यानी पावरफुल सीपीयू चाहिए, लार्ज मेमोरी चाहिए, यानी बड़ी हार्ड डिस्क वगैरह इसके अंदर चाहिए. और इसके अलावा क्या है कि ये आपके सिंगल जिस ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो कंप्यूटर वगैरह जिसके अंदर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, उनकी निस्बत ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं. और इसके अंदर जो है एक और प्रॉपर्टी भी है इसकी कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग को जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग. इसके अंदर जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है. इसकी एग्जांपल में है यूनिक्स, आपका लिनक्स एंड विंडोज एनटी, ये सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कितनी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है? बेसिकली 3 टाइप्स के जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम यूज करते हैं. उनमें सबसे पहला है बैच प्रोसेसिंग. सेकंड है टाइम शेयरिंग. और थर्ड है रियल टाइम. ये 3 किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इनकी टाइप्स कहलाती हैं, जो हम यूज करते हैं. उसमें सबसे पहला है बैच प्रोसेसिंग. इसको भी हम डिस्कस करते हैं. बैच प्रोसेसिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, उनको एक ग्रुप की फॉर्म, यानी एक ग्रुप की फॉर्म में होती हैं, जो क्या बनाती हैं, बैचेस बनाती हैं, और फिर कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करता है. मैं आपको इसकी एक छोटी सी जनरल डायग्राम बना देता हूं.
अगर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपकी जॉब 1 है, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर जॉब जो है, जॉब्स आर ग्रुप इन अ बैच, यानी एक जॉब्स को एक बैच की फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है 1 by 1, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले ये जॉब 1 को एग्जीक्यूट करेगा, जब वो इसको परफॉर्म कर लेगा उसके बाद जॉब 2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऑटोमेटिकली जॉब 3 को लोड कर लेगा, जब इसको भी एग्जीक्यूट कर लेगा फिर ऑटोमेटिकली जो है वो जॉब 4 को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली ये डाटा को इन द फॉर्म ऑफ बैच यानी ग्रुप बना के जो है फिर उनको 1 by 1 जो है उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसको हम क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। जब वो अपनी एक जॉब जो है उसको परफॉर्म कर लेता है तो ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर सिस्टम नेक्स्ट जॉब को जो है वो जो है लोड कर लेता है, फिर उसके बाद उस जॉब को वो क्या करता है, उसके ऊपर जो भी उसको जिस तरह भी उसने परफॉर्म करना होता है वैसे ही वो उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये जो हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है बेसिकली ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है, और उस वक्त वहां पर इसको यूज किया जाता है जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो डाटा जो हमें प्रोसेस करने की जरूरत होती है, जहां पर डाटा जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो फॉर्म के अंदर ज्यादा जो है वो क्वांटिटी में हमारे पास डाटा होता है, जब हम उसको प्रोसेस करना होता है यानी रेगुलर बेसिस के ऊपर, यानी हर वक्त उनको जो है हमें परफॉर्म करना पड़ता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस तरह ये क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होते हैं, जब ये शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की शॉपिंग्स वगैरह जो करते रहते हैं, जब ये शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में जो है वो इनका जो है वो बिल जो है वो उनके बिल को जो है उसमें वो उसको पे कर देते हैं। एक यानी पहले वो अपने तमाम काम जो है वो कर चुके होते हैं, उसके बाद लास्ट में उनका बिल जो है वो उसको बिलिंग की जाती है। इसके अलावा जो है आपके स्टूडेंट्स का जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड जो होती हैं, जब स्टूडेंट्स के रिपोर्ट्स कार्ड जो है वो बनाए जाते हैं तो सारे स्टूडेंट्स का डाटा जो है एक जगह पर है वो कलेक्ट किया जाता है, उसको रखा जाता है, और जब लास्ट में जो है वो एक बैच की फॉर्म में जो है उसको प्रिंट आउट फॉर्म जो है उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स के जो है हवाले कर दिया जाता है। इसके अंदर जो है उसके अंदर भी हम ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसके अलावा पेरोल जो है वो आपके जो है वो पेरोल जो है एम्प्लॉयज के पेरोल वगैरह जो होते हैं वो भी इसी बैच प्रोसेसिंग के ऊपर किए जाते हैं। इसके अलावा आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी आप जो ये बिजली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो हमें हर रोज बिल नहीं भेजती, वो हर दिन का जो है वो डाटा अपने पास कलेक्ट करती रहती है, अपने पास रखती रहती हैं, और लास्ट जब महीने के आखिर के अंदर जो है वो एक प्रिंट आउट फॉर्म के अंदर जो है वो डाटा जो है वो में एक जो है पेज हमें मिल जाता है जिसके ऊपर पूरे महीने की बिलिंग हुई होती है। वो भी बेसिकली इसी बैच प्रोसेसिंग डाटा के जरिए की जाती है, जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो प्रोसेस किया जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ बैच यानी ग्रुप्स बने होते हैं, और वो उन बैच को बाद जो है वो उनको प्रोसेस करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर मल्टीपल यूजर जो है वो एक कंप्यूटर के ऊपर, एक बिग लार्ज कंप्यूटर के ऊपर जो है अपना जो है मुख्तलिफ किस्म के वेरियस प्रोग्राम जो है एट द सेम टाइम उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम, यानी मल्टीपल यूजर्स कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एक ही सिंगल बिग कंप्यूटर के ऊपर एक ही वक्त के अंदर उसको जो है क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम।
बेसिकली जब ये कंप्यूटर टाइम शेयरिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो ये हर जो इसके अंदर जो आप टास्क जो इसके अंदर प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं वो इसको एक टाइम स्लॉट दे देते हैं। तो वो बिटवीन यानी जब कभी एक डाटा को प्रोसेस करते हैं तो उसको टाइम जो है उस टाइम पे उसको प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस करते हैं, फिर स्विच कर देते हैं दूसरे जो है प्रोग्राम के ऊपर, फिर उसको जो है वो परफॉर्म करते हैं। इस तरह जो है ये सारा प्रोसेस जो है इसके अंदर चलता रहता है। इसके ये ज्यादातर मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर यूज किया जाता है, और जहां पर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है एक ही वक्त में जो है वो आपको क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है। इसके अलावा ये एयरलाइंस हो गए, होटल जहां पर टिकट वगैरह बुक की जाती हैं वहां पर यूज किए जाते हैं, होटल्स के अंदर, बैंक्स के अंदर, जहां पर आपका जो है वो डाटा एक ही कंप्यूटर के ऊपर जो है वो क्या हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, तो उनको जगह देता है कि उनको प्रोसेस करे। बेसिकली ये 3 स्टेट्स में काम करता है। एक को हम कहते हैं एक्टिव, नेक्स्ट होता है रेडी, और उसके बाद क्या होता है, वेट। एक्टिव उसको कहते हैं कि जो करंट प्रोग्राम उस वक्त सीपीयू में रन हो रहा होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव, यानी सीपीयू एक वक्त में तो एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिव प्रोग्राम, जो उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर उसको प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद यानी उसके ऊपर क्योंकि बहुत से यूजर काम कर रहे होते हैं, किसी और यूजर जो है वो अपना प्रोग्राम जो है उसके ऊपर रन करना चाहता है, तो वो रेडी स्टेट के अंदर होता है कि जैसे ही वो एक्टिव स्टेट से वो प्रोग्राम रन हो जाएगा तो रेडी स्टेट वाला प्रोग्राम उसके अंदर लोड हो जाएगा, वो उसके बाद उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको कहते हैं रेडी स्टेट। और वेट स्टेट वो है कि अगर कोई यूजर टर्मिनल के यानी उसके अंदर बहुत से टर्मिनल्स होते हैं जिसके ऊपर लोग बैठे काम कर रहे होते हैं, तो वेट के ऊपर ऐसा यानी कोई पर्सन जो काम कर रहा है जिसने अभी कोई इनपुट नहीं दी, अभी वो जो है कुछ सोच रहा है कि मैंने अभी क्या काम करना है, तो उसको वो किस में रखते हैं, वेटिंग स्टेट में, स्टेटस के अंदर रखते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर जो है फर्ज करें एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने अपना एक मेन फ्रेम वहां पर कंप्यूटर बनाया होता है जिसके ऊपर कई हंड्रेड्स ऑफ जो है स्टूडेंट्स जो है वो एक वक्त में ही लॉग इन होकर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है टाइम शेयरिंग सिस्टम की। थर्ड है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम जो है यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका क्या काम है कि ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसके बाद फौरन ही इसका आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है इन अ स्पेसिफाइड टाइम, यानी जो इसके अंदर टाइम स्पेसिफाई किया गया है उसी के दौरान इसने डाटा को प्रोसेस करना है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और आपको रिस्पांस प्रोड्यूस करना है ताकि आप उसके ऊपर जो है उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। ये बेसिकली स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए बनाया जाता है, उसको हम रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम ये ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो है वो बहुत से ऐसा सिस्टम लगे होते हैं कि जहां पर फर्ज करो ऑयल जो है वो फिल्टर वगैरह किया जाता है तो उसको हीटिंग का एक सिस्टम दिया जाता है। तो जब उसको हीट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर वो टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल ना हो तो जिसके अंदर वो हीटिंग प्रोसेस हो रहा है तो वो जो है यानी अगर वो कोई बॉयलर वगैरह है या कोई बड़ा कंटेनर है तो वो फट सकता है। तो ये रियल टाइम सिस्टम वहां पर इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि वो आपको क्विक रिस्पांस दे और किसी बड़े लॉस से जो है वो आप इस जो है उससे बच सके। तो एक स्पेसिफिक यानी अब स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर वो आपको रिस्पांस नहीं देगा तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो वहां पर रियल टाइम सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। रियल टाइम सिस्टम आपका मिलिट्री के अंदर भी यूज किया जाता है, आपके जो है वो स्पेस रिसर्च के अंदर भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है ये जो मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स जो हैं वो खला के अंदर भेजे जाते हैं तो उनको जो आप मॉनिटर करते हैं वो भी आप रियल टाइम सिस्टम के साथ जो है उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और इसके अलावा जहां पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होती है, जहां पर उनको कंट्रोल करना जो है मुश्किल होता है, तो वो उनको ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वहां पर भी रियल टाइम सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि आपका जो है ट्रैफिक जो है वो आपकी जो कंजेस्टेड जगह है वहां पर स्मूथली रन हो सके।